बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राज्यसभा के बारे में है। राज्यसभा के संगठन के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। जहां तक इसके संगठन की बात है, संविधान के अनुच्छेद 80 में इसके गठन के बारे में चर्चा है। राज्यसभा में इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम जो है 250 हो सकती है और 250 सदस्यों में से 238 सदस्य विभिन्न राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से तथा 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। 233 सदस्य जो है विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, सहकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले लोगों के मनोनयन द्वारा या मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों को छोड़कर शेष 233 सदस्यों का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा खुले मतदान से विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं 233 सदस्यों के निर्वाचन की। तो राज्यसभा के ये 233 सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इनका निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखते हैं। विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हमें ये भी ध्यान में रखना है, ये तो हमने पढ़ लिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेते। राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा संविधान की अनुसूची 4 में की गई है। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं है बल्कि जनसंख्या के आधार पर है। तो जितना बड़ा राज्य है उसके पास ज़्यादा सीटें होंगी, छोटे राज्यों के पास, जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्यों के पास कम सीटें हैं। राज्यसभा में किसी राज्य को उसकी जनसंख्या के प्रथम 50 लाख की जनसंख्या तक प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट और 50 लाख से ऊपर की जनसंख्या पर प्रत्येक 20 लाख पर एक सीट प्रदान की जाती है। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं होता जिस राज्य से वह चुनाव लड़ना चाहता है। ये भी इसमें एक बात है। जहां तक इसके सदस्यों की योग्यताओं का सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए हैं। न्यूनतम योग्यता जो है, सिवाय न्यूनतम योग्यता के, लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो थी, मिनिमम एज, वो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। कार्यकाल की बात करें, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे साल अवकाश ग्रहण करते हैं और इतने ही नए सदस्य जो है पुनः निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि किसी सदस्य का स्थान उसकी मृत्यु या त्यागपत्र के कारण रिक्त हो जाता है तो उपचुनाव कराया जाता है, किंतु उपचुनाव के बाद निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होगा। नया सदस्य उतने समय तक ही राज्यसभा का सदस्य रहेगा जितना समय रिक्त हुए स्थान का शेष बचा है। अब हम राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात कर लेते हैं। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति।
राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, जिसका कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी को उपराष्ट्रपति चुनती है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये उपसभापति की बात अगर हमने पहले इससे पहले उपसभापति की बात की है। देखिए, जो सभापति होता है इसका, वो तो उपराष्ट्रपति होता है, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता ही है। उपसभापति की अगर बात करें तो वो अपने सदस्यों में ही चुनती है, जिसका कार्यकाल 6 साल होता है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए वह अपना त्यागपत्र उपसभापति को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति यानी उपराष्ट्रपति को देता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, और यदि दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के बीच से ही नियुक्त व्यक्ति सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा। उपसभापति को राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों के कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति भी चाहिए होती है। राज्यसभा के सभापति के अधिकार धन विधेयक और संयुक्त अधिवेशन संबंधी अधिकार को छोड़कर वैसे ही हैं जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त हैं। जहां तक सदस्यता के अंत का सवाल है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। यदि कोई सदस्य राज्यसभा और किसी विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो नियत अवधि के अंदर उसे विधानमंडल की सदस्यता त्यागनी होगी, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाने के बाद कोई सदस्य होने की अयोग्यता से ग्रसित हो जाता है तो वह सदन का सदस्य नहीं रहेगा। यानी कोई संसद सदस्य सरकारी नौकरी कर लेता है या पागल या दिवालिया हो जाता है तो वह सदस्य नहीं रह जाता है। गौरतलब है कि ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करके अयोग्य ठहरा देता है। कोई सदस्य उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। 60 दिनों की इस अवधि में लगातार 4 या अधिक दिनों तक स्थगित रहे सदन की अवधि को नहीं जोड़ा जाता है। ये उसके संबंध में महत्वपूर्ण है जब यदि कोई व्यक्ति सदन की बैठकों से लगातार 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दल बदल के मामले में कोई सदस्य सदन का सदस्य रहने के अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति लेता है, बल्कि मामलों में राष्ट्रपति निर्णय लेता है, किंतु वह इसके लिए चुनाव आयोग से परामर्श करता है। राज्यसभा की शक्तियों एवं कार्यों का सवाल है। राज्यसभा भी लोकसभा की तरह विधि निर्माण का कार्य करती है। हालांकि राज्यसभा की स्थापना लोकसभा के सहयोगी के रूप में की गई है, फिर भी इसका अपना विशिष्ट महत्व है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर की शक्तियां प्राप्त हैं, धन विधेयक को छोड़ करके। अन्य या अवित्तीय संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अवित्तीय विधेयकों का जहां तक सवाल है, कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। हालांकि सामान्यतया सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्यसभा द्वारा 6 माह के भीतर पारित करना जरूरी है। यानी किसी भी साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक अपने पास रोक के रख सकती है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदनों में असहमति या विवाद होने पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और इसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। वित्तीय मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के मामले में बिल्कुल कमजोर स्थिति प्रदान की गई है। यथा धन विधेयक किसी भी स्थिति में राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित हो जाने के बाद धन विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है, किंतु वे इसे 14 दिनों से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकती। 14 दिन के भीतर राज्यसभा अपनी सिफारिशों सहित धन विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाती है तो उस विधेयक को उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा की सिफारिश को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होती। धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का भी कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। विधेयक पर यदि राज्यसभा असहमत है तो विधेयक अस्वीकृत माना जाता है और विधेयक समाप्त हो जाता है। धन विधेयक की तरह संविधान संशोधन विधेयक पर हम पढ़ चुके हैं, संयुक्त अधिवेशन का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। आपातकाल संबंधी शक्तियां भी दोनों सदनों को समान रूप से दी गई हैं। यदि लोकसभा का विघटन
हो गया हो तो आपातकृत घोषणा का राज्यसभा द्वारा ही अनुमोदन करना होता है। इसके अलावा राज्यसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने में भी अपनी भूमिका निभाती है। विशेष शक्तियों की बात करें तो 249 और 312 के तहत है। 249 में है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित ऐसा कोई प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभाव नहीं रहता, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा 312 के तहत इसे एक विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वालों सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार दे सकती है। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं। धन्यवाद।